हेलो एवरीवन। आज जो हमारा चैप्टर है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्स, मेटेलिक बॉन्ड एंड सेमीकंडक्टर्स। तो हम इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वैन डर वाल्स फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, कोई भी जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कोई भी एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो वो किसी ना किसी बॉन्ड के थ्रू कंबाइन होते हैं। तो मेनली अगर हम बात करें तो जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग टाइप के जो बॉन्ड हैं वो हमारे पास मेनली कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड है, जिनके थ्रू क्या होते हैं, कोई भी एटम आपस में कंबाइन होते हैं। लेकिन इन फोर्स के अलावा, इन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अलावा कुछ वीक बॉन्ड भी होते हैं, जिनके थ्रू जो मेटल की प्रॉपर्टी को डिफाइन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स फोर्स हमारे पास, ठीक है। अगर हम बात करें तो जितने भी, जैसे कोई भी हमारे पास सॉलिड या लिक्विड फेज के अंदर जो मॉलिक्यूल्स का एग्रीगेशन होता है वो मेनली हमारे पास किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड या वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से होता है, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में हम पढ़ेंगे। मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है हमारे पास, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा फॉर्म होता कैसे है। देखो, जब भी हाइड्रोजन क्या करता है, किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो HF हमारे पास है, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो हाइड्रोजन ये क्या है हमारा, फ्लोरीन हमारा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है, तो इसके साथ क्या कर रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है हमारे पास। तो जब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव कैरेक्टर आ जाता है, और इस वजह से जो नेबरिंग एलिमेंट होगा, जो नेगेटिव एलिमेंट होगा, उसके साथ ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। जैसे यहाँ पर आप देखो HF है, ये यहाँ पर क्या बन रहा है, कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो ये हाइड्रोजन जो है ये क्या करेगा, दूसरे जो नेबरिंग जो एटम है या फिर जो कंपाउंड है उसके साथ क्या कर लेगा, एक वीक फोर्स बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और इस बॉन्ड को ही हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे हमारे पास, ठीक है। मेनली जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कोवैलेंट बॉन्ड हमारा होता है उसको क्या करते हैं, सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं, द अट्रैक्टिव फोर्स विच बाइंड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन ऑफ द मोलिक्यूल with इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनोदर एलिमेंट मोलिक्यूल्स इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो कोवैलेंट बॉन्ड से बहुत ज़्यादा वीक होता है। अगर हम बॉन्ड रेंज की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो होती है 10 to 40 किलोजूल पर मोल हमारे पास, जबकि जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसकी जो रेंज है वो कितनी होती है, 400 किलोजूल पर मोल। तो हम ये कह सकते हैं कि मेनली 1/10 स्ट्रेंथ का डिफरेंस होता है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड में हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास कोज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कि हमें हाइड्रोजन बॉन्ड की मेन रीजन था क्या, कि जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है किसी भी कंपाउंड में हमारे पास। देखो, मेनली क्या है कि जब हाइड्रोजन किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसके साथ कंबाइन करता है, तो जो बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो किस तरफ शिफ्ट होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज की तरफ शिफ्ट होता है, और इस वजह से जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियली पॉजिटिव कैरेक्टर आ जाता है हमारे पास। और ये पार्शियली पॉजिटिव कैरेक्टर की वजह से जो दूसरा जो हमारे पास नेबरिंग मॉलिक्यूल है उसकी नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम जो है वो अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ, नेगेटिवली चार्ज एटम की तरफ, और यहाँ से क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है हमारे पास, ठीक है। कंडीशन की अगर हम बात करें, कंडीशन क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, मेनली 2 कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि जो हाइड्रोजन है वो क्या बॉन्ड किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा। देखो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पोलर नेचर नहीं आएगा, पोलरिटी में इंक्रीज नहीं होगा, और जब तक पोलर नेचर नहीं आएगा, हम अगर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा तो ये दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा हमारे पास, ठीक है। और सेकंड जो प्रॉपर्टी वो है स्मॉल साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। देखो, अगर हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो हमने ले लिया, लेकिन उसका साइज़ हमारा कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा स्मॉल होगा उतना ही ज़्यादा, अगर ये साइज़ हमारा स्मॉल है तो जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ क्या करेगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। मीन्स जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज के क्या करेगा, ज़्यादा वेरी करेगा, और इस वजह से ये दूसरे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के साथ क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकेगा। जैसे अगर एग्जाम्पल लें हम यहाँ पर NH3 और HCl, अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन हमें पता है नाइट्रोजन का साइज हमारा स्मॉल होता है, क्लोरीन का साइज क्या होता है, लार्ज होता है। और यही मेन रीजन है कि नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है, लेकिन क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है हमारे पास। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड कोवैलेंट बॉन्ड।
डिफरेंस की अगर हम बात करें तो मेनली हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये किसके थ्रू फॉर्म होता है, बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू से फॉर्म होता है हमारे पास, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड अगर हम बात करें तो ये किस में फॉर्म होगा, हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में प्रेजेंट होगा, लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये हमारा किसी भी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज के बीच में भी फॉर्म हो सकता है हमारे पास, ठीक है। थर्ड डिफरेंस की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, कम होती है, बल्कि जबकि कोवेलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है हमारे पास। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हाइड्रोजन फ्लोराइड, हमारे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड में क्या है, एक HF जो है ये कोवेलेंट बॉन्ड है और सेकंड क्या है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो मेनली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, जिग जैग शेप के अंदर होती है, और इसी वजह से ये क्या होता है हमारे पास मॉलिक्यूल को HF एनक्लस्टर फॉर्म के अंदर हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हमारे पास। नेक्स्ट है वाटर की अगर हम बात करें तो ये वाटर की स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या होता है, एक जो ऑक्सीजन होता है वो टेट्राहेड्रली हाइड्रोजन से अटैच रहता है, मीन्स दो हाइड्रोजन के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, दो हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है मेनली हमारे पास, ठीक है। और ये एसोसिएट मॉलिक्यूल की फॉर्म में क्या लिखते हैं, H2N हम यहाँ पर लिखते हैं, N क्या है हमारे पास, जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास हैं अलग अलग। उसके बाद है अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया में भी क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज होता है और ये 3 डेल पॉजिटिव चार्ज है, जो ये डेल पॉजिटिव चार्ज है ये नेबरिंग जो अमोनिया का जो नाइट्रोजन है उसके साथ क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं हमारे पास। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड हैविंग हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास, तो देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पर भी होगा हमारे पास, ठीक है, तो वहाँ पर मेन कुछ मेनली उसकी जितनी भी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हमारे पास है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या है, मेनली क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो दो मॉलिक्यूल हैं, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल, ठीक है, वो क्या करते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ये हो गया, ठीक है, और सेकंड ये, तो यहाँ पर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। सेम इसी तरीके से आप ले सकते हो एल्कोहल एंड वाटर का केस, तो एल्कोहल में जो OH है इसका हाइड्रोजन और वाटर का ऑक्सीजन आपस में क्या कर लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेते हैं। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि जो ये एसोसिएशन हो रहा हो ये सेम टाइप में हो, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल में भी ये क्या हो सकता है, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया एंड एसीटोन हो गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास, मेनली क्या है, जहाँ पर किसी भी कंपाउंड में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, मेनली इंक्रीज करता है, हाई करता है हमारे पास, ठीक है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या रहता है, वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है हमारे पास, और जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये क्या होता चला जाता है, ज़्यादा होता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लार्ज एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और इसी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास दी हुई है ग्रुप, हमारे पास 4th 5th 6th एंड 7th हमारे पास, ठीक है, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हैलाइड फैमिली, तो यहाँ पर दिया हुआ है। तो फर्स्ट का अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, 5th में जैसे जैसे साइज हमारा इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हमारे पास क्या कर रहा है, जो हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर NH3 के केस में देखिए तो नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी का क्या कर रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज ही कर रहा है, लेकिन NH3 का क्या है, कम होना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि NH3 में क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सेम केस H2 का है और सेम केस ही हमारा HF का है, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, हमारा इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद है इन्फ्लुएंस ऑन द फिजिकल स्टेट, तो मेनली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या कर रहा है, किसी भी कंपाउंड के फिजिकल स्टेट को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है कि हमारा जो कंपाउंड है वो सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड में होगा या गैसियस में होगा। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन और सल्फर दोनों के दोनों क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, लेकिन जो H2 हमारा होता है ये क्या होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो H2S है हमारा ये क्या होता है, गैस फॉर्म के अंदर हमारे पास रहता है, ठीक है। क्यों, देखो H2O की अगर हम बात करें और H2S की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और इस वजह से ये क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। लेकिन H2S में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है सल्फर एंड हाइड्रोजन का वो क्या है, लेस है हमारा, और इस वजह से बॉन्डिंग क्या रहती है, यहाँ पर वीक रहती है, और यही मेन रीज़न है कि लेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो H2S हमारा होता है वो क्या होता है, लिक्विड गैसियस फॉर्म के अंदर होता है, और जो H2 है हमारा वो क्या होता है, मेनली लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है। नेक्स्ट है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी क्या करती है, किसी भी मॉलिक्यूल की सोलिबिलिटी को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो एल्कोहल है वो वाटर के अंदर क्या है, सोल्यूबल होता है हमारे पास, ठीक है। अगर वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो एल्कोहल जो है वो वाटर के अंदर
सोल्यूबल नहीं होता हमारे पास। नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अगर टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो मेनली 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास होते हैं। एक हमारा होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सेकंड हमारा होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर हम बात करें तो मेनली यहाँ पर क्या होता है हमारे पास कि एक जो हमारे पास हाइड्रोजन होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर, या फिर सेम कोई भी जो सब्सटेंस है या तो सेम सब्सटेंस के 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे या डिफरेंट सब्सटेंस के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे, उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो हमारा क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें HF दोनों सेम सब्सटेंस है हमारे, और इनके जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इनमें क्या हो रहा है यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। सेकेंड अगर हम यहाँ देखें तो एक वाटर हो गया, एक एल्कोहल हो गया, तो यहाँ पर डिफरेंट सब्सटेंस के बीच में क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है। उसके बाद है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, कोई एक सेम मॉलिक्यूल होगा और उसी के बीच में क्या रहेगा, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो डिफरेंट बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जैसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमारा हो गया। अगर हम बात करें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, और यहीं से जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेगा हमारे पास। ठीक है। मेनली हमेशा ध्यान रखना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या हो जाता है, रिंग फॉर्मेशन होती है हमारे पास। तो ये हमारा हो गया टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड आइस हमारे पास। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि जो आइस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है देन वाटर। इसी वजह से आइस क्या होती है, वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। अगर हम बात करें वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी की तो वो कितनी है, 4 डिग्री सेल्सियस हमारे पास होती है। देखो इसका रीजन क्या है, आइस जो है वो लाइटर देन वाटर हमारे पास होती है। क्यों होती है, देखो जब हमने इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी किया था तो वहाँ से हमें पता चला था कि जो एक ऑक्सीजन है इसके ऊपर इससे 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। कैसे, एक टेट्राहेड्रल सराउंडिंग के अंदर अटैच रहते हैं। लेकिन जो 4 हाइड्रोजन जो ये अटैच हो रहे हैं उसमें से 2 क्या रहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और 2 क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड है उनकी बॉन्ड डिस्टेंस कितनी है, 1.00 एंगस्ट्रॉन है, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.76 एंगस्ट्रॉन है हमारे पास। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि जब सॉलिड स्टेट के अंदर H2 हमारे पास होता है तो ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट हमारे पास जो आती है तो ये क्या होता है, 3 डायमेंशन के अंदर एक्सटेंड होती है हमारे पास, और इस वजह से क्या होगा कि हमारा जो कोवेलेंट जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो क्या होता है, लार्जर होता है देन कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास। और यहाँ से क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो तो क्लोजली पैक नहीं होते, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये वैकेंट स्पेस है हमारे पास, और इस वैकेंट स्पेस को हम क्या कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं ओपन केज। लेकिन जब ये एसोसिएटेड फॉर्म के अंदर जब आता है हमारे पास तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से यहाँ पर क्या बनती है, केज टाइप स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है। और इसी वजह से हमारे पास आइस क्या होती है, आइस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है वाटर से हमारे पास। उसके बाद है वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। देखो जब हम आइस को मेल्ट करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो जो ये केज टाइप स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगी, ओपन होना स्टार्ट होगी। और जब ये ओपन होगी तो इस फ्री स्पेस में वाटर मॉलिक्यूल आना शुरू हो जाएंगे, और जब वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे यहाँ से तो जो इसकी वॉल्यूम होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी मेनली, और इस वजह से यहाँ पर जो डेंसिटी होगी वो मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँच जाएगी हमारे पास। या फिर ये कह सकते हैं कि आइस को जब हम मेल्टिंग पॉइंट तक हीट करेंगे तो वहाँ से डेंसिटी क्या हो जाएगी, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। लेकिन इससे ज़्यादा अगर हम हीट करते हैं तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और इस वजह से जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सपेंसन हो जाएगा। ठीक है। जो क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा रहेगा। ठीक है। क्योंकि अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होंगे तो वहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, लेकिन ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से यहाँ पर एक्सपेंसन होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और इसी मेन रीजन की वजह से 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो डेंसिटी है वो हमारी क्या करना शुरू कर देती है, डिक्रीज होना स्टार्ट कर देती है। और यही मेन रीजन है कि वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो कितनी है, 4 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास। ठीक है। तो ये था आप लोगों का हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है हमारे पास वैन डर वाल्स फोर्स। जनरली क्या है, जितने भी जो मोलिकुलर सॉलिड होते हैं उसके सभी के अंदर क्या होता है, वैन डर वाल्स फोर्स होता है। जितने भी अगर हम नॉन पोलर मोलिक्यूल्स देखें, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, इन सभी में क्या होता है, सॉलिड में हो या लिक्विड स्टेट में, सभी में वैन डर वाल्स फोर्स हमारे पास होता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर जितने भी जो नॉन पोलर सब्सटेंस है, इवन नोबल गैसेज भी हैं, उनको अगर हम हीट करते हैं, लिक्विफाइड करते हैं, अगर हीट करें मीन्स वहाँ पर कोई ना कोई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है हमारे पास, तो जो ये बॉन्ड है ये हमारा क्या इंडिकेट करता है यहाँ पर कि यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स है हमारे पास, और इसी फोर्स की वजह से मेनली क्या रहता है, इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास रहता है। ठीक है।
उसके बाद जो ये किसी भी सॉलिड या लिक्विड के अंदर जो ये वीक अट्रैक्टिव फोर्स है, इसको सबसे पहले डच साइंटिस्ट थे J.D. वैन डर वाल, इन्होंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, इसकी एग्जिस्टेंस को बताया था और इसी के बेस पे इसको नाम दिया गया था वैन डर वाल फोर्स हमारे पास, ठीक है। मेनली क्या होता है, कोई भी जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और जो नेबरिंग एटम आपस में जब वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आते हैं तो वहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हमें मिलता है, और इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फोर्स अराइव होता है, जो फोर्स राइज होता है हमारा, वही हमारा क्या कहलाता है, वैन डर वाल फोर्स कहलाता है। वैन डर वाल फोर्स की अगर हम बात करें तो मेनली 3 टाइप का होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स एंड इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, जिसको हम लंडन डिस्पर्सन फोर्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले डाइपोल डाइपोल फोर्स। डाइपोल डाइपोल क्या हो, जो 2 पोलर मॉलिक्यूल हैं, जैसे HCl हुआ NH3, तो यहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव सेंटर बन जाएगा और एक नेगेटिव सेंटर बन जाएगा, और जो नेबरिंग है उसका पॉजिटिव और एक जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका नेगेटिव एंड और नेबरिंग के पॉजिटिव एंड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और जो ये फोर्स अराइव हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो अराइज हो रहा है टू अपोजिटली चार्ज एंड के बीच में, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्स हम कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। जितना ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट रहेगा उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास रहेगा, और इसको सबसे पहले कीशोम ने स्टडी किया था 1920 में, और इसे मेनली क्या कहा गया था, ओरिएंटेशन इफेक्ट बोला गया था। नेक्स्ट डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स हमारे पास। तो मेनली डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स में क्या होता है, एक हमारा पोलर सब्सटेंस होता है, एक हमारा नॉन पोलर सब्सटेंस होता है। जो पोलर सब्सटेंस है उसमें एक पॉजिटिव एंड रहेगा, एक नेगेटिव एंड रहेगा, लेकिन जो नॉन पोलर सब्सटेंस है, मेनली यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो रहा है तो कुछ फ्रिक्शन ऑफ टाइम के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक चार्ज अराइव होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है मेनली, ठीक है। और इस वजह से जो पोलर का जो एंड होगा वो क्या करेगा, इस फोर्स को या फिर इस मूवमेंट को इंड्यूस करेगा, इफेक्ट करेगा, और इस इफेक्शन की वजह से जो यहाँ पर फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स हमारा आया है, उसी को हम क्या कहते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स हमारे पास, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस जो पोलर के डाइपोल की वजह से जो नॉन पोलर है, इसमें क्या हो जाता है, कुछ टाइम के लिए चार्ज, या फिर हम ये कह सकते हैं डाइपोल इंड्यूज हो जाता है, डाइपोल इफेक्ट हो जाता है हमारे पास, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, डाइपोल इंड्यूज, और इसको मेनली डिवे ने स्टडी किया था 1920 में, और इसे हम क्या कहते हैं, इंडक्शन इफेक्ट भी कहते हैं। थर्ड है हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल। इसमें क्या है, दोनों के दोनों नॉन पोलर हैं हमारे पास, ये जैसे नोबल गैसेज हो गए। तो जो नेबल गैसेज है मेनली ये क्या करती हैं, यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो होगा नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर क्या है मेनली कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, सर्कुलेशन हो रहा है, और यहाँ पर सर्कुलेट होने के कुछ फ्रिक्शन ऑफ टाइम के लिए क्या हो रहा है, नेगेटिव सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ हमारे पास आ गए, ठीक है। तो एक तरफ तो हमारे पास क्या हो गया, सेंटर हो गया पॉजिटिव, और इसको क्या कहेंगे हम कि कुछ फ्रिक्शन ऑफ टाइम के लिए जो हमारा जो नॉन पोलर हमारा मॉलिक्यूल था, जो डाइपोल हमारे पास था, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस, जो हमारे पास स्पीसीज थे नॉन पोलर स्पीसीज, वहाँ पर इंस्टेंटेनियस डाइपोल अराइव हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, क्योंकि देखो मेनली क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप इमेजिन ऐसा हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। और एसिमेट्रिकल होने की वजह से एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाए, एक एंड पॉजिटिव हो जाएगा और एक एंड हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मीन्स यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन ऑफ टाइम के लिए डाइपोल इंड्यूस हो गया है हमारे पास। अब इस डाइपोल की वजह से जो दूसरा हमारा नेबरिंग एटम है उसमें भी क्या हो जाएगा, डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डाइपोल हुआ है हमारे पास, डाइपोल मूवमेंट आया है, और इस डाइपोल मूवमेंट की वजह से नेबरिंग एलिमेंट में भी क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल हो जाएगा, और इसे ही हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल, या फिर लंडन फोर्सेज भी कहेंगे हम मेनली, ठीक है। मेनली जो ये फोर्स हमारे पास है, वैन डर वाल जो फोर्स हमारा होता है, वीक फोर्स होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो मेनली 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट है हमारे पास साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, सेकंड है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, एंड थर्ड हमारे पास है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारे पास, ठीक है। तो ये मेनली वैन डर वाल फोर्स की 3 हमारे पास मेन पॉइंट्स थे जिनके ऊपर वैन डर वाल फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है हमारे पास। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो है बॉन्डिंग इन मेटल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बॉन्डिंग इन मेटल्स। देखो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो 18 से ज़्यादा एलिमेंट जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास मेटल हैं। अगर हम बात करें मरकरी और गैलियम को छोड़ के, तो बाकी सारे के सारे जितनी भी जो मेटल्स हैं वो सारी की सारी रूम टेम्परेचर या फिर ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर क्या रहती हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर रहती हैं हमारे पास। उसके अलावा मेटल्स की कुछ करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे ब्राइट लस्टर हो गया, हाई इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, मेबिलिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई, एंड हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई। कि कोई भी जो मेटल है वो ये सब की
सब क्या करती है, प्रॉपर्टी शो करती है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि मेटेलिक बॉन्ड होता क्या है हमारे पास, तो मेटल के एटम्स को आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाइंड करके रखता है वही हमारा क्या कहलाता है, मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है हमारा। मेनली जो ये मेटेलिक बॉन्ड है, अगर हम मेटल्स के अंदर जो बॉन्ड की बात करें, ठीक है, तो वो आयनिक या कोवेलेंट की तरह नहीं होता, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मेटेलिक बॉन्ड है उसको हम आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड की तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड हमारे पास होता है। इस बॉन्ड टाइप ऑफ बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए मेनली अलग अलग बॉन्डिंग मॉडल्स दिए गए थे, ठीक है, जो 3 हमारे पास सबसे मेन मॉडल्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की अगर हम बात करें, जो सबसे पहले जो लॉरेंट्ज ने दिया था, मेनली इसके मॉडल को फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल बोला गया था, और इसने कहा, या फिर हम इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोलते हैं इसको, तो इसने बोला कि जो हमारा ये मॉडल है मेनली ये डिपेंड करेगा 2 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, ठीक है। फर्स्ट क्या है, लो आयनाइजेशन एनर्जी की। जो मेटल्स हमारे पास होती है जनरली उनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है। अगर लो आयनाइजेशन एनर्जी है मीन्स उनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, लूजली बाउंड है न्यूक्लियस से या हेल्ड है न्यूक्लियस से, ठीक है। और अगर वो लूजली बाउंड होंगे मीन्स वो क्या कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। हम उनको जैसे ही क्या देंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी उनको देंगे, तो उससे वो क्या करेंगे, उनकी एनर्जी इंक्रीज होगी और वहाँ से उनके अंदर मूवमेंट आना स्टार्ट होगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से इसने 2 टर्म यूज की, एक तो क्या किया, मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड एक कैनल्स। मेनली कैनल्स को, मोबाइल इलेक्ट्रॉन इसने किसको बोला, जितने भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उनको क्या बोला इसने, मोबाइल्स इलेक्ट्रॉन बोला। और फ्री इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जितना भी जो पार्ट रह गया हमारा, जो न्यूक्लियस हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अलावा जो इनर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हो गए, उसको इसने क्या बोला, कैनल्स बोला। मेनली इसने क्या किया कि कोई भी जो एटम है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कि एक हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मीन्स हमारे पास मोबाइल्स इलेक्ट्रॉन है, और सेकंड हमारे पास क्या है, कैनल्स है। यहाँ पर न्यूक्लियस या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को हम नहीं कर रहे, सिंपल हमारे पास है कि एक तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और एक हमारे पास क्या है, कैनल्स है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको क्या बोला गया, मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोला गया है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। सेकंड क्या है कि जो मेटल है हमारे पास, हमेशा उसके पास ध्यान रखना कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो हमेशा लेस रहता है किससे, नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ वैलेंस एम्प्टी ऑर्बिटल। जैसे अगर हम लिथियम का केस देखें तो यहाँ पर Z3 हमें पता है एटॉमिक नंबर हमारे पास 3 होता है, 1s2 2s1 हमारे पास। अगर हम यहाँ पर देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है हमारे पास, लेकिन अगर हम बात करें तो 2p ऑर्बिटल वैकेंट है, और 2p ऑर्बिटल हमारे पास टोटल कितनी हो गई, 3 ऑर्बिटल्स हो गई। तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है लेकिन 3 ऑर्बिटल हमारे पास वैकेंट है। तो जितनी भी जो मेटल्स होती हैं उनके पास नंबर ऑफ वैलेंस ऑर्बिटल ज़्यादा होती है कंपेयर टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी मेटल के अंदर बहुत ज़्यादा नंबर में वैलेंस सेल्स हमारे पास प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने क्या बताया, लॉरेंट्ज ने जो मॉडल प्रपोज किया उसके जो मेन फीचर्स थे वो क्या बताए इसने, कि जो पॉजिटिवली चार्ज कैनल्स जो होती हैं वो एक रेगुलर फैशन के अंदर अरेंज होती हैं, ठीक है, इस तरीके से कि उनके बीच की जो डिस्टेंस हो गई, उनकी जो अरेंजमेंट हो गई वो सेम अरेंजमेंट में चलेगी, कहीं पर भी कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर हम ये नहीं कह सकते अल्टरनेट पोजीशन पे नहीं आएगी, एक रेगुलर फैशंस वहाँ पर बना हुआ है उसका। सेकंड उसने बताया कि जितनी भी जो कैनाल्स हैं वो सारी की सारी सराउंडेड रहेंगी किससे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड रहेंगी हमारे पास। और जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये लूजली हेल्ड रहेंगे इन कैनाल से, ताकि जैसे ही हम इसको एनर्जी दें तो यहाँ से क्या हो जाए, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाए। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला इलेक्ट्रॉन देखो, यहाँ पर क्या है, एक जो कैनाल है हमारे पास वो क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। तो यहाँ पर इसने क्या दिया, इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया, सी मॉडल नाम दिया गया। इन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसने एक सी का नाम दिया, और इसके बीच में एक कैनाल क्या हो रही है, मर्ज हो रही है इसके अंदर, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जो ये बॉन्ड होता है, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो जो है वो स्ट्रॉन्ग है कि ये ब्रेक नहीं होता, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। हम इसे क्या कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। मीन्स ये हम ये कह सकते हैं कि जो मेटेलिक लैटिस है उसमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन है उनके पास कंप्लीट फ्रीडम है टू मूव हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा था सी मॉडल मेनली यहाँ पर, और इसी बेस के ऊपर नाम दिया गया कि द साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोबाइल इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव कैनल्स विच बाइंड द मेटल एटम टुगेदर इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्ड हमारे पास, ठीक है। इसी बॉन्ड के बेस के ऊपर मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्सप्लेन किया गया। फर्स्ट है हमारे पास मेटेलिक लस्टर। हमें पता है कि मेटल क्या होते हैं, जो मेटल का सरफेस होता है वो ब्राइट होता है, शाइनिंग कर देता है, जैसे गोल्ड हुआ आपका, सिल्वर हुआ, ये सब शाइनिंग सरफेस के हमारी मेटल होती हैं। मेनली यहाँ पर होता क्या है कि जो हमारे पास जब भी हम इसके ऊपर लाइट डालते हैं, ठीक है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर लेते हैं, उस रेडिएशन या उस इलेक्ट्रॉन
लाइट की रेडिएशन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वहाँ से क्या हो जाएगा, उनका डीलोकलाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि मेनली जो ये लाइट है वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल है, इंसिडेंट लाइट के इक्वल है हमारे पास। ठीक है, और जो ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रॉन है अब ये क्या बन गए, मेनली सोर्स ऑफ लाइट बन गए, जो क्या करेंगे बाद में एमिट करेंगे रेडिएशंस को। मेनली क्या करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन है किसी भी सरफेस के ऊपर, लाइट पहले एब्जॉर्ब होती है, उसके बाद क्या होती है, रेडिएटेड होती है हमारे पास, और वो रेडिएटेड लाइट ही हमें क्या होती है, सीन होती है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो मेटल्स हैं उनके पास, उनके सरफेस में क्या है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, और उसके बाद जब वो रेडिएट करते हैं तो वहाँ से इस वजह से हमें क्या होता है वहाँ पर कि जो इंसिडेंट लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है मेटल के सरफेस के ऊपर, और यही वजह है कि उनका क्या होता है, शाइनिंग अपीयरेंस हमेशा शो होता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब देखो इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर हम जैसे ही मेटल शीट के ऊपर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे यहाँ से, तो जो इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंड है, ये क्या करना करेंगे, ट्रांसफ़र होना स्टार्ट करेंगे एक पोजीशन से सेकंड पोजीशन, और इस वजह, इनकी वजह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी वहाँ पर, कंडक्ट होगी हमारे पास। तो नेगेटिव एंड हमारे पास, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिप्लेस किससे होते जाएंगे, जो यहाँ पर ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनको कौन रिप्लेस करेगा, जो इलेक्ट्रोड से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं हमारे पास, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इनको रिप्लेस करते चले जाएंगे, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती चली जाएगी, कंडक्ट होती जाएगी। सेम थर्मल कंडक्टिविटी का है कि जब हम मेटल का सरफेस को हीट करेंगे तो वहाँ से क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, या फिर जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, उनकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और जैसे वो इंक्रीज होगी तो वहाँ से वो उस जो पार्ट है हमारा जो हीट कर रहे हैं जिस पार्ट से, वहाँ से वो क्या करेगा, मूव करेगा कूलर पार्ट की तरफ, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो हमेशा कोई भी मेटल है, इलेक्ट्रॉन है, कहाँ मूवमेंट जाता है, हॉट टू कूल की तरफ हमारे पास मूवमेंट होती है। ठीक है, तो वो हॉट प्लेस से कहाँ जाएगा, कूल प्लेस की तरफ मूवमेंट करेगा बेसिक, और उस वजह से वहाँ पर क्या होगा, जो एनर्जी का ट्रांसफ़र वहाँ पर होगा, और यही हम कहते हैं कि थर्मल मेटल्स क्या करती हैं, थर्मल एनर्जी को या हीट को भी क्या करती हैं, कंडक्ट करती हैं हमारे पास। उसके बाद है मेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेबिलिटी क्या होती है कि कोई भी जो मेटल है उनको हम क्या करें, बीट करके या फिर उनको जैसे हथौड़े वगैरह से, किसी भी हैमर वगैरह से मार करके क्या करें, एक सीट की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दें हमेशा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल्स है उनको हम बीट करके क्या कर सकते हैं, सीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब उनको वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके तो उसको हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहलाते हैं। मेनली ये क्या है, मेटल जो है वो उसका नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है, या फिर हम ये कहते हैं कि जो मेटेलिक बॉन्ड है मेनली उसका नेचर कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर होता है। जिस भी डायरेक्शन में हम स्ट्रेस अप्लाइड करेंगे उसी डायरेक्शन में वहाँ पर क्या हो जाएगी, हमारे पास जो ये लेयर्स हैं, यहाँ पर जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक नहीं होते, यहाँ पर क्या हो जाएगी, शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कैनल्स क्या है, हमारे पास रेगुलर फैशंस के अंदर है, तो मेनली यहाँ से क्या होगा, लेयर की फॉर्म के अंदर होती है, और एक लेयर फोर्स अप्लाई, जैसे अगर हम यहाँ पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो ये लेयर यहाँ से शिफ्ट हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो कैनल्स होती हैं वो क्या होती हैं, एडजस्टेबल होती हैं हमारे पास, उनको हम डिस्टोर नहीं कर सकते, वो एडजस्ट हो जाती हैं, या फिर कह सकते हैं कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो एडजस्ट हो जाएंगी, एक दूसरे से दूर खिसक जाएंगी हमारे पास, और इसी वजह से क्या होती है, मेटल जो है उनको हम सीट और वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है हाई टेंसिटाइल स्ट्रेंथ। अगर हम बात करें मेटल्स की तो क्या होती है, टेंसिटाइल स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, हाई है, मीन्स हम इनको कितना भी स्ट्रेच कर ले ये इजीली ब्रेक नहीं होती। इसी वजह से आपने देखा होगा गोल्ड वगैरह की जितनी भी ज्वेलरी वगैरह होती है, कितने बारीक तार्स होते हैं लेकिन वो ब्रेक नहीं होती। क्यों होती, क्योंकि उनकी जो टेंसिटाइल स्ट्रेंथ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा। और ये किसकी वजह से होती है, क्योंकि जो मेटल के एटम है, जो पॉजिटिव कैनल्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, उनके बीच का जो फोर्स है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वहाँ पर, और इसी वजह से वो ब्रेक नहीं होती है हमारे पास। उसके बाद है हार्डनेस ऑफ मेटल। अगर हम बात करें तो मेटल मैंने बताया था मरकरी और गैलियम को छोड़ती तो बाकी सभी की सभी क्या हैं, सॉलिड हमारे पास होती हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो मेटल्स हैं उनके बीच का जो मेटेलिक बॉन्ड है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेनली हार्डनेस ऑफ मेटल है वो किस पे डिपेंड कर रही है, स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है। और जो मेटेलिक स्ट्रेंथ की जो बॉन्ड है वो मेनली 2 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमेशा ध्यान रखना किसी भी मेटल के पास जितने ज़्यादा नंबर ऑफ वैलेंस
इलेक्ट्रॉन होंगे वो इतना ही ज़्यादा उसके पास स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा हमारा। सेकेंड है साइज ऑफ कैनल। हमेशा ध्यान रखना जितना ज़्यादा साइज हमारे पास कैनल का साइज होगा हमारा, स्मॉलर द साइज ऑफ कैनल ऑफ मेटेलिक एटम, ग्रेटर इज द अट्रैक्शन फॉर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस वजह से मेटेलिक बॉन्ड हमारा क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा हमारे पास। और सिंपल सी बात है कि साइज कैनल का जितना ज़्यादा छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है, इलेक्ट्रॉन्स का जो लोकलाइज इलेक्ट्रॉन है उनको अपने या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपने पास स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सकती है और इस वजह से बॉन्ड क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर कैनाल का साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन उसके पास इतनी ज़्यादा अटैच नहीं रहेंगे और इस वजह से बॉन्ड क्या हो जाएगा, हमारा वीक हो जाएगा वहाँ पर। तो ये हमारे पास थी, जैसे अल्कली मेटल्स होती हैं, वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसी वजह से क्या होती है, सॉफ्ट मेटल, जैसे पोटेशियम हो गई आपकी, सोडियम हो गई, ये सॉफ्ट मेटल होती हैं आपकी सारी की सारी। नेक्स्ट जो इसका बॉन्ड मॉडल था वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और बॉन्डिंग इन मेटल्स हमारे पास। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी थी ये पाउली ने दी थी मेनली, लेकिन ये जो कोवेलेंट इस हमेशा यहाँ पर भी मेटल में क्या बताया पाउली ने कि हमारे पास जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कैसा होता है, कोवेलेंट होता है। लेकिन जो जर्नल कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उससे ये डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल अगर हम कंपाउंड की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, और वहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या फिर शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हमारे पास मेटल्स की, तो मेटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, ये इतने इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते कि ये क्या कर सके, शेयर करके स्टेबल कोवेलेंट बॉन्ड बना हो सके हमारे पास। ठीक है, तो यही मेन रीजन है कि जो ये बॉन्ड बनता है ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बजाय किसकी वजह से बनता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड की वजह से बनता है। मीन्स यहाँ पर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है हमारे पास, लेकिन बॉन्ड जो है वो क्या होता है, डीलोकलाइज होता है, कि एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो एक से ज़्यादा एटम्स के बीच में डीलोकलाइज होता रहता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक ही जो बॉन्ड है वो अलग अलग एटम्स के अंदर क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा, अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है मेनली। जैसे अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम हमारे पास क्या है, देखो लिथियम की अगर हम देखें तो लिथियम मेनली क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है, मीन्स हमारे पास क्या है, जो 8 कॉर्नर है सभी के ऊपर एक एक लिथियम मिलेगा हमारा, और एक हमारा बॉडी सेंटर के अंदर है। अगर हम यहाँ पर देखें तो बॉडी सेंटर जो है इन सभी के साथ बॉन्ड बनाएगा, 8 बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर 8 बॉन्ड फॉर्म करेगा तो टोटल कितने चाहिए, 16 इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए। लेकिन हमें पता है यहाँ पर लिथियम कितने हैं, 9 है, और हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 9 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हमें जो 8 बॉन्ड जो फॉर्म हो रहे हैं उसके लिए कितने चाहिए, 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया कि हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बजाय अगर डीलोकलाइजेशन ऑफ बॉन्ड यहाँ पर करें तो वहाँ से क्या हो सकता है, जो बॉन्ड हमारा फॉर्म हो रहा है वो भी स्टेबल हो जाएगा और जो लिथियम है इसकी वैलेंसी भी कंप्लीट हो जाएगी हमारे पास। तो यहाँ से जैसे लिथियम यहाँ पर 4 स्पीसीज का लिया है हमने, जैसे ये 4 हमने लिथियम लिया तो यहाँ पर क्या है, एक हमारे पास इस तरीके से बॉन्ड बन गया। ठीक है, अब इसी बॉन्ड को हम डीलोकलाइज करके क्या कर सकते हैं, ये दोनों स्पीसीज आपस में बॉन्ड बना लें और ये दोनों आपस में। मीन्स यहाँ पर जैसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, सेम उसी तरीके से हमें बॉन्ड ऑफ डीलोकलाइजेशन के थ्रू यहाँ पर क्या कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को ड्रॉ कर रहे हैं। दूसरा हम यहाँ पर आयनिक बॉन्ड भी फॉर्म कर सकते हैं, आयनिक स्ट्रक्चर भी, क्योंकि लिथियम जो है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, तो इस वजह से ये क्या करता है, आयनिक स्ट्रक्चर भी फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ से क्या है, एक जो लिथियम है वो अपना क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। ठीक है, और यहाँ से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अब ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ये वाला जो है लिथियम यहाँ से ये बॉन्ड बनाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और एक बॉन्ड यहाँ पर हमारे पास बन गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये लिथियम है, अपना इलेक्ट्रॉन इसे देगा तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और एक बॉन्ड हमारे पास ये बन गया। तो हम इस तरीके से मेनली क्या कर सकते हैं, आयनिक स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो ट्रू स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो वो क्या होती है, रेजोनेंस हाइब्रिड के थ्रू हम क्या करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से हमें पता चला कि हमारे पास जो वैलेंस बॉन्ड है उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें क्या होती है, लार्ज नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होती हैं, और जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होंगी उतनी ही ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी क्या रहेगी, हमारी लार्ज रहेगी। ठीक है, और इस वजह से कोहेसिव एनर्जी भी क्या होगी, हमारी लार्ज होगी। और मेन यही है कि जो मेटल है वो क्या होते हैं, हाईली स्टेबलाइज हो जाएंगे हमारे पास। क्यों? क्योंकि मेनली क्या है यहाँ पर, द प्रेजेंस ऑफ लोकलाइज बॉन्ड एंड आयनिक फॉर्म कैन एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी ऑफ मेटल हमारे पास। ठीक है,
तो एक तो लोकलाइज बॉन्ड और दूसरी जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है वो कैसी हो रही है, आयनिक हो रही है। इसी की वेस ये क्या कर सकते हैं, किसी भी मेटल की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को क्या कर सकती है, एक्सप्लेन कर, क्योंकि यहाँ पर आयंस जहाँ पर बन रहा है किसी भी मेटल के अंदर या किसी भी एटम के अंदर जब आयंस बनते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी क्या हो रहे हैं, हमारे पास बॉन्डिंग के थ्रू आयंस फॉर्म हो रहे हैं और यहाँ इसी वजह से मेटल्स सारी की सारी क्या करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, बैंड मॉडल भी बोलते हैं। मेनली यहाँ पर क्या है, जैसे आपने लास्ट ईयर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, तो सेम उसी तरीके से कि हमारे पास लिथियम का ही एग्जांपल ले लो। अगर लिथियम के एग्जांपल लें तो 1s जो ऑर्बिटल है वो तो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट करती नहीं है, 2s ऑर्बिटल करेगी। 2s में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो हम क्या लेंगे, लिथियम Li2 हम यहाँ पर लेंगे, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, मेटल मेटल बॉन्ड बना रहे हैं, तो सिंगल Li तो हम यहाँ पर ले नहीं सकते। Li2 हमने लिया, Li2 अगर हम ले तो हमारे पास क्या हो गए, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए। अब 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगी, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगी। हमेशा ध्यान रखना जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही हमारे पास क्या बनेंगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। अगर यहाँ पर हम 3 लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे और 3 में हमारे पास क्या होंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। हमेशा ध्यान रखना किसी भी एटम में जितनी हमारी बॉन्डिंग होगी उतनी ही हमारी क्या रहेगी, एंटी बॉन्डिंग रहेगी। नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद है 5 के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, हमेशा ध्यान रखना जब भी आपका ओड का केस आता है, जब आपके पास ओड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पर आपके पास क्या बनती है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। अगर आपके पास इवन नंबर है सारे तो वहाँ पर आपकी ऑर्बिटल्स भी क्या रहेंगी, इवन रहेंगी, मीन्स वहाँ पर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपकी नहीं फॉर्म होगी, ठीक है। Li4 का केस देखिए तो यहाँ पर 2 बॉन्डिंग बन जाएगी, 2 एंटी बॉन्डिंग, टोटल क्या हो जाएगी, 4 मॉलिक्यूलर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि n सेपरेट एटम अगर हमारे पास है तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेगी वो क्या बनेगी, n नंबर ऑफ ऑर्बिटल बनेगी। सेकेंड, हमेशा ध्यान रखना जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे, जो ऑर्बिटल्स के बीच का जो एनर्जी गैप है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और जितना गैप डिक्रीज होगा उतनी ही ओवरलैपिंग के चांसेस क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल की जब सेम एनर्जी हो तो वहाँ से ओवरलैपिंग हो सकती है और नहीं भी होगी। क्लियरली ये है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल है वो डिपेंड करता है वैलेंस ऑर्बिटल्स की एनर्जी के ऊपर कि उनकी एनर्जी कितनी है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर लिथियम एनर्जी यहाँ पर दी हुई है अरेंजमेंट, जैसे 1s है, 1s का हमारे पास 2 ऑर्बिटल हुई, जो ये 2 ऑर्बिटल्स के बीच की जो एनर्जी है मेनली, ठीक है, इसे क्या बोला गया, जो एनर्जी लेवल है हमारे पास उसको क्या बोला गया, बैंड, एनर्जी बैंड बोला गया है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या है, जैसे ये हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इसके बीच का जो दोनों को कंबाइन करके जो गैप है इसको क्या बोला गया, बैंड बोला गया। और इसके बीच की जो एनर्जी है उसको क्या बोला जाएगा, बैंड एनर्जी बोली जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें पता है 2s और 2p का एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, तो यहाँ से क्या हो जाता है हमारे पास 2s और 2p की एक ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है हमारे पास, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देखो अगर हम बात करें तो हमारे पास कोई भी जो ऑर्बिटल, कोई भी जो एटम है सॉरी, उसमें हमारे पास क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, मैंने बताया था कि किसी भी मेटल के अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमेशा लेस देन होते हैं नंबर ऑफ वैलेंस सेल हमारे पास। अगर नंबर ऑफ वैलेंस सेल ज़्यादा है मीन्स वहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ऑर्बिटल एम्प्टी भी होगी हमारे पास। तो जैसे जब हम एनर्जी देते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, हीट करते हैं, तो वहाँ से क्या होगा कि जो ऑर्बिटल फील्ड है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फील्ड से एक्साइट होकर कहाँ चले जाएंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल में चले जाएंगे हमारे पास, ठीक है। तो जो जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं हमारे पास उनको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर वैलेंस बैंड कहेंगे, और जिसके अंदर ट्रांसफ़र होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, कंडक्शन बैंड कहेंगे। यहाँ पर जैसे लिथियम का केस है, लिथियम के केस में 2s1 हमारे पास होता है और 2p हमारी क्या है, कंप्लीटली फील्ड है। जैसे हम एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, 2p में चला जाएगा। तो जो ये 2s बैंड है ये क्या होगा, हमारा वैलेंस बैंड कहलाएगा, और जो एम्प्टी है ये हमारा क्या होगा, कंडक्शन बैंड। मीन्स जिसमें से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, मूव करते हैं, वो हमारा वैलेंस होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहे हैं आफ्टर एक्साइटेशन, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कंडक्शन बैंड कहलाता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट आपकी होती है वो आपका वैलेंस बैंड होता है, और जो एक्साइट स्टेट आपकी होती है वो आपका क्या रहता है, कंडक्शन बैंड रहता है। सेम इसी तरीके से बेरिलियम का एग्जाम्पल लिया हुआ है, 2s हमारी कंप्लीटली फील्ड होती है, तो 2s में से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, 2p में चले जाएंगे हमारे पास। तो ये आपका था यहाँ पर, ठीक है।
हमेशा ध्यान रखना, ये कंपलसरी नहीं है कि जो कंडक्शन बैंड आपका रहेगा या फिर कंडक्शन बैंड की जो ऑर्बिटल है वो कम्प्लीटली एम्प्टी ही रहेगी, वो हाफ फिल्ड भी हो सकती है, उसमें कुछ स्पेस होना चाहिए एक्साइट होने के लिए इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो बैंड गैप है, जो एनर्जी गैप है, इसके बेस पे हम क्या बताते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ बताते हैं। तो जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड आपस में जब ओवरलैप करे या फिर उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम हो तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, मेटल कहलाएंगे, ठीक है, जो क्या करते हैं, मेनली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। उसके बाद जब ये एनर्जी गैप है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है कि एनर्जी देने के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्साइट ना हो पाए, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल्स कहेंगे। और जहाँ पर ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा स्मॉल है कि इलेक्ट्रॉन खुद से तो एक्साइट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पर अगर हम प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा, तो उनको हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर्स या सेमी मेटल्स हम कहते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों की थी यहाँ पर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये क्या है, सेमी कंडक्टर्स है, मेनली मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करती हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये आपका था बॉन्डिंग इन मेटल। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो है सेमी कंडक्टर्स हमारे पास। देखो सेमीकंडक्टर्स हमारे पास, सेमीकंडक्टर होते क्या है, मतलब हम करें कि जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का जो सॉलिड्स हैं, ठीक है, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जिनकी जो कंडक्टिविटी रेंज है वो कहाँ पर लाई करे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बीच में, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी रेंज की तो इनकी क्या होती है, 10⁻² to 10⁻⁻9 ओम पर सेंटीमीटर हमारे पास, ठीक है, पर ओम सेंटीमीटर हमारे पास होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो मेनली जो कंडक्टिविटी आती है सेमीकंडक्टर्स में वो क्यों होती है, इम्प्योरिटी की वजह से होती है या फिर डिफेक्ट्स की वजह से होती है हमारे पास। जैसे हमने पिछले सेम के अंदर जो सॉलिड स्टेट है, आयनिक सॉलिड था, तो वहाँ पर हमने पढ़े थे डिफेक्ट्स हमारे पास, तो उसमें हमने कैटायन डिफेक्ट्स, एनायन डिफेक्ट्स या वैलेंस, कैटायन वैलेंसी, एनायन वैलेंसी पढ़ी थी। तो सेम वही चीज़ें हैं कि अगर हम क्या करें, सेमीकंडक्टर्स मेनली जो कंडक्टिविटी को करते हैं वो किसकी प्रेजेंस की वजह से, या तो उनमें इम्प्योरिटी करें हम या फिर उसमें कुछ डिफेक्ट हम डालें, तो वहाँ से वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, अदरवाइज जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं हमारे पास, ठीक है। और यही मेन रीज़न है कि जैसे हमारे पास सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये काफ़ी जितने भी जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं या फिर हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इनकी टेक्निकल एप्लीकेशन में काफ़ी यूज किए जाते हैं हमारे पास। अगर हम यहाँ पर बात करें तो किसी भी जो सेमीकंडक्टर है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के एनर्जी गैप के ऊपर हमारे पास, ठीक है। अलग अलग मटेरियल की अगर हम बात करेंगे तो ये एनर्जी गैप जो है ये डिफरेंट होता जाएगा, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी हमारे पास, ठीक है। सेमीकंडक्टर में अगर हम बात करें तो हमने देखा था पीछे कि हमारे पास क्या होता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का जो डिफरेंस हमारा होता है वो क्या होता है, जो गैप है वो वेरी स्मॉल गैप होता है, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट होता है वो ईजिली एक्साइट हो जाता है हमारा, ठीक है, और इसी वजह से ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं हमारे पास। तो सेमीकंडक्टर्स में ये गैप क्या है हमारे पास, 0 होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें, सिंपल ध्यान रखना, कभी भी ये एक टेबल दी हुई है आपकी, यहाँ पर इनका एनर्जी गैप दिया हुआ है मेनली, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि किसका मेनली ये क्या है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का गैप है हमारे पास, ठीक है। दूसरा ध्यान रखना, अगर किसी भी क्रिस्टल को जो क्रिस्टल है कोई भी, वो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर के ऊपर अगर कूल हो रहा है, मीन्स वहाँ पर क्या है, उसका जो कंडक्शन बैंड है वो क्या है, एम्प्टी होगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेंगे, लोवेस्ट एनर्जी लेवल के अंदर ऑक्यूपाइड रहेंगे हमेशा, ठीक है, और जो मटेरियल होगा वो क्या रहेगा, परफेक्ट इंसुलेटर रहेगा हमारे पास। लेकिन ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर हम देखें तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्मली क्या हो जाते हैं, एक्साइट हो जाते हैं वैलेंस बॉन्ड टू कंडक्शन बैंड, और इस वजह से वहाँ पर क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होती है, जब पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और जब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो वहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की पासिंग हुई है, मूवमेंट हुई है, और उनके थ्रू क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी एक तरीके से हमारे पास, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था सेमीकंडक्टर्स का हमारे पास। टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर अगर हम देखें तो हमारे पास 2 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स होती है, एक हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो मेनली क्या है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो बॉन्ड है मेनली, जैसे अगर हम बात करें जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये क्या है पुअर कंडक्टर है। लेकिन जब हम इसको हीट करते हैं, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, देखो स्ट्रॉन्ग लैटिस बना रहे हैं और क्या है 4 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। अब हमें अगर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करना है तो हमें क्या चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लो होगा हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पर अगर हम सप्लाई करेंगे क्रिस्टल के अंदर, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड है हमारा वो क्या होगा, ब्रेक होगा इलेक्ट्रिक करंट के, ठीक है। और ब्रेक होके कहाँ जाएगा, मेनली क्या होगा इसमें थर्मल वाइब्रेशन होगा, और थर्मल वाइब्रेशन से जो ये बॉन्ड है ये ब्रेक होगा। अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होल फॉर्म होगा हमारे पास, ठीक है। तो मेनली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, जो इंटरस्टेटिक्स है हमारे पास, या इंटरस्टेशियल जो साइट है उनमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है और क्या करता जाता है, एक पॉजिटिव होल फॉर्म करता है। और यहाँ से क्या होगा, वन पॉजिटिव होल टू सेकेंड पॉजिटिव होल में ये ट्रांसफर। जैसे अगर हम देखें तो ये इंटरस्टेशियल साइट हो गई, इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे पास होल है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल फॉर्मेशन हो जाएगी। फर्दर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर होल फॉर्मेशन हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, मीन्स लैटिस के अंदर हमारे पास क्या रहेंगे, जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ होल हमारे पास रहेंगे। और जो इस टाइप का जो ये पूरा सेमीकंडक्टर्स है ये हमारा, या फिर इस क्रिस्टल को हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टिविटी ऑफ क्रिस्टल, और इसे ही हम क्या कहेंगे, जो ये सब्सटेंस है इसको हम क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हम कहेंगे यहाँ पर, ठीक है। दूसरा अगर हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास मेनली 2 टाइप की इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं। यहाँ पर हम कोई भी इम्प्योरिटी ऐड नहीं कर रहे, हम सिर्फ अमाउंट ऑफ एनर्जी, हम उसे हीट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन करवा रहे हैं, एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवा रहे हैं एनर्जी दे के। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक है मतलब एक्सटर्नल, हम इसमें कुछ ना कुछ ऐड करते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि हम 2 टाइप की इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, एक हमारे पास डोनर एंड सेकेंड हमारे पास क्या रहेगी, एक्सेप्टर। मेनली हम क्या करते हैं यहाँ पर कि कोई भी जो एटम है या तो उसको हम क्या करेंगे, जिसके पास, जैसे हमने ले लिया हमारे पास सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, जैसे जर्मेनियम हमने ले लिया, जर्मेनियम में हमें पता है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो हम इसको क्या करें, इसको डोपिंग करें या इसको मिक्स करें किसके साथ, जिसके पास ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है या फिर जिसके पास कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जिसके पास ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, डोनर इम्प्योरिटी की तरह काम करेगा, और जिसके पास लेस इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी की तरह काम करेगा। और जो ये पूरा प्रोसेस हमारा है इसे हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं, ठीक है। तो डोपिंग में हम क्या करते हैं कि जो ओरिजिनल एटम है उसके फ्यू एटम को हम किसी दूसरे फ्यू एटम से रिप्लेस कर देते हैं, जिसके पास क्या हो, या तो ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो या फिर कम वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो हमारे पास। क्लियर है। जैसे आप डोनर का केस अगर आप लो, तो जैसे जर्मेनियम है हमारे पास और इसको हमने क्या किया, आर्सेनिक के साथ डोप करवा दिया। मीन्स ये जो प्रोसेस है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट में, एक तो जो जर्मेनियम एटम्स हैं उनको हम रिप्लेस कर देते हैं आर्सेनिक, और इससे जो हमारा पूरा जो सेमीकंडक्टर्स है, जो लैटिस है, उसके ऊपर इफेक्ट भी नहीं पड़ता, लेकिन हमें क्या मिल जाता है, मेनली एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाता है यहाँ पर हमारा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो आर्सेनिक है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हैं यहाँ पर तो हमारे पास क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के थ्रू क्या होगा, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को या फिर थर्मल कंडक्टिविटी को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा मेनली हमारे पास। और जो ये पूरा का पूरा जो सेमीकंडक्टर है इसको हम क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। मेनली जो एन है वो किससे लिया गया, नेगेटिव साइन से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, एडिंग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और इस वजह से इसको क्या बोला गया है, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बोला गया है। दूसरा अगर हम क्या करें यहाँ पर कि एक एक्सेप्टर इम्प्योरिटी ऐड कर दे, जैसे हमने यहाँ पर इनिडियम यूज कर दिया। इनिडियम के पास हमारे पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर क्या होगा, एक पॉजिटिव होल फॉर्म होगा। अब ये पॉजिटिव होल जैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तो बॉन्ड हमारा ब्रेक होगा, जर्मेनियम की, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा रिलीज होगा, वाइब्रेशन होगा, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अब इस पॉजिटिव होल के अंदर ट्रांसफर होगा। यहाँ पर अगर पॉजिटिव होल में ट्रांसफर होगा तो दूसरा कोई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या थी हमारे पास, पॉजिटिव होल फॉर्मेशन थी हमारे पास, या फिर हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट हमारे पास रहेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव होल बोलते हैं। और जो ये टाइप है मेनली किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी किस, जो कंडक्शन की जो टाइप है वो क्या है, हमारी पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी किस लिए, क्योंकि पॉजिटिव होल वो फॉर्म हो रहा है हमारा, इसलिए, ठीक है। तो इसी वजह से हम इसे क्या कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स कहेंगे हम। उसके बाद है बैंड मॉडल एंड
इंस्टेंसिक एंड एक्सटेंसिक सेमीकंडक्शन हमारे पास। देखो बैंड अगर मॉडल की अगर हम बात करें मेनली, हमें पता है कि जो इंस्टेंसिक सेमीकंडक्टर्स है वहाँ पर तो हमें कुछ ऐड ही नहीं करना है, हमें बेसिकली इंसुलेटर है हमारे पास और उनका एनर्जी गैप क्या होता है, एडजेसेंट बैंड होता है, इतना मीन्स सफिशिएंट स्मॉल होता है कि थर्मल एनर्जी अगर हम उनको दें यहाँ से तो वो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रमोट हो जाएंगे वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड हमारे पास ईजिली, ठीक है। तो वहाँ पर हमें किसी भी इम्प्योरिटी या ऐड करने की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। लेकिन अगर हम एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो मेनली यहाँ पर हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हैं और जो ये इम्प्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं मेनली उसे ही हम क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी बैंड बोलते हैं, जो कहाँ लाई करता है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में लाई करता है। अब अगर एक्सटेंसिक की हम बात करते हैं तो एक्सटेंसिक में हमारे पास क्या है, मेनली टू टाइप की है। एक तो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है एंड एक हमारे पास क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप जो सेमीकंडक्टर था वो क्या था, डोनर सेमीकंडक्टर, और जो पी था वो हमारा क्या था, एक्सेप्टर सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर क्या है, दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर इम्प्योरिटी जो है वो क्या करेगी, इम्प्योरिटी बैंड या फिर डोनर बैंड का काम करेगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, जब हम इसे इलेक्ट्रॉन देंगे तो जो ये डोनर बैंड है यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा हमारे पास, ठीक है। दूसरा अगर हम एक्सेप्टर की बात करें तो यहाँ पर जो हमारे पास जो डोनर बैंड जो हमारा इम्प्योरिटी जो बैंड है हमारा वो कहाँ होता है, वैलेंस बैंड के पास शिफ्ट रहता है हमारे पास। तो जैसे ही एनर्जी, क्योंकि क्या है हमारे पास मेनली ये एक्सेप्टर बैंड है तो यहाँ पर क्या है, एक होल फॉर्मेशन रहेगी, पहले ही इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है हमारे पास। तो जैसे ही एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ जाएगा, इस होल के अंदर, एक्सेप्टर बैंड के अंदर जाएगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड। मेनली हम ये कह सकते हैं कि जो ये बैंड है हमारे डोनर बैंड और एक्सेप्टर बैंड मिल के क्या बन रहा है, इम्प्योरिटी बैंड हमारा बन रहा है। ये क्या करता है, एक कोरियर का काम करता है, कैरियर का काम करता है, एक पाथ का काम करता है। मीन्स इसका काम क्या है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड के अंदर एक्साइट करवाना हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं हमारे पास। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे पास वही है कि जर्मेनियम और सिलिकॉन को हमने किसके, आर्सेनिक के ट्रेसिस के अंदर डोपिंग करवाई और वहाँ से हमें क्या मिला, एन टाइप सेमीकंडक्टर। मेनली हम कह सकते हैं कि 5th ग्रुप एलिमेंट अगर हम कोई भी ले तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। और इसी में हम इनिडियम या फिर हम अदर 3rd ग्रुप एलिमेंट कोई भी ले लेंगे तो वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो एन टाइप और पी टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, इम्प्योरिटीज ऐड की गई हैं, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं जो इम्प्योरिटी है ऐड की गई है वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि इम्प्योरिटी जब हम ऐड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, सेम है। तो इस वजह से ऑल ओवर जो सेमीकंडक्टर्स है, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर दोनों के दोनों क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से है हमारे पास मेनली। उसके अलावा टेम्परेचर के ऊपर, हाई टेम्परेचर के ऊपर अगर हम करें यहाँ से तो मेनली एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है, मीन्स हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक या फिर हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डिनरी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, टेम्परेचर, प्रेशर है, इनके ऊपर इनमें चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, पी टाइप को एन टाइप में चेंज कर सकते हैं और एन टाइप को पी टाइप में भी चेंज कर सकते हैं मेनली, ठीक है। तो ये था हमारा बैंड मॉडल हमारे पास। उसके बाद है डिफेक्ट सेमीकंडक्टर्स। डिफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो हम 4th चैप्टर जो आयनिक सॉलिड था वहाँ पर हम पढ़ चुके हैं मेनली हमारे पास, ठीक है। तो काफ़ी कंपाउंड है। अगर हम बात करें जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो क्या है, नॉन स्टिचोमेट्रिक है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि हमने डिफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो हमने सॉलिड्स देखे थे स्टिचोमेट्रिक और एंड नॉन स्टिचोमेट्रिक देखे थे हमारे पास, ठीक है। नॉन स्टिचोमेट्रिक में हमने फिर डिफेक्ट्स पढ़े थे हमारे पास सारे। तो जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, LiCl हो गया, LiH हो गया हमारे पास। तो जब हम इनको हीट करते हैं किनके साथ, या तो इन्हीं के कंस्टिट्यूट मेटल के पास या फिर हाई एनर्जी रेडिएशन के साथ, तो यहाँ से क्या होगा हमारे पास कि जो एनायन हमारा फॉर्म होगा वो क्या होगा, डेफिशिएंट होगा एक तरीके से, जिसको हम क्या कहते हैं, मेनली आप सिंपल इतना समझ लो कि हम ऐसी कंडीशंस देते हैं जिसमें वो क्या हो जाए, या तो उसमें कैटायन वैलेंसी हो जाए या एनायन वैलेंसी। जैसे एनायन वैलेंसी की अगर हम बात करें तो एनायन वैलेंसी क्या होगी कि किसी भी एक एनायन का जो स्पेस है वो क्या ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा मेनली, ठीक है। और वहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा हमारे पास। कैटायन वैलेंसी में हम क्या करते हैं कि किसी भी एक जो कैटायन है उसके ऊपर ज़्यादा चार्ज आ जाएगा और वहाँ पर एक पॉजिटिव होल फॉर्म हो जाएगा, कैटायन वैलेंसी हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, मेनली जो इलेक्ट्रॉन जो एनायन वैलेंसी के अंदर ट्रैप हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर्ड कहते हैं हमारे पास, ठीक है। और जब हम एफ सेंटर जो है, जब हम इसको थर्मली एक्साइट करते हैं किसमें, कंडक्शन बैंड में, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, एन टाइप सेमीकंडक्शन हमारे पास आता है, ठीक है।
दूसरा यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर की अगर दूसरी क्लास देखें तो हमारे पास क्या हो सकता है, ZnO हो गया, CdO हो गया, Fe2O3 हो गया हमारे पास, जैसे AX A+S हमारे पास कैटायन यहाँ पर क्या हो गए, हमारे पास मेनली कैटायन वैलेंसी हो गई, एक कैटायन जो है वो ज़्यादा हो गया हमारे पास, ठीक है, इसे हम कैटायन वैलेंसी कहेंगे। तो ये क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो रेडली आयनाइज हो जाते हैं, ठीक है, और इस वजह से उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ एंटर कर जाते हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर एंटर कर जाएंगे, और जो इंटरस्टेशियल मेटल एनायन है वो कहाँ रह जाएंगे, इंटरस्टेशियल साइड के ऊपर हमारे पास रह जाएंगे, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये जो होता है जितने भी डेफिशिएंट मेटल आयन है, जहाँ जो डेफिशिएंट मेटल आयंस हमारे पास होती हैं, ठीक है, वो हमेशा क्या करती हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, जैसे FeO हो गया, Cu2O हो गया, NiO हो गया हमारे पास, ठीक है। मेनली यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो क्यों होती है, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की मेटल के पास होते हैं, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एक्साइट होते हैं, लोअर टू हायर मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चले जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये तो मेनली था कि हम डिफेक्ट सेमीकंडक्टर्स जो हैं उसमें हम डिफेक्ट दे सकते हैं कि कैटायन वैलेंसी के थ्रू या फिर एनायन वैलेंसी के थ्रू। दूसरा है कंट्रोल्ड वैलेंस सेमीकंडक्टर। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो कंडीशंस है हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक्सटेंसिव जो सेमीकंडक्टर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, मिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर लेके आ जाएंगे। जैसे अगर हम लिथियम ऑक्साइड है, इसको हम क्या करें, निकल ऑक्साइड के साथ ट्रीट करें, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, निकल जो है ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिल जाएगा। मतलब एक जो मेटल आयन है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और एक हमारा क्या रहेगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। तो जो ऑल ओवर चार्ज है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास मेनली पॉजिटिव होल फॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव होल है तो क्या होगा, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर्स को हमारे पास वेरी कर देगा इस तरीके से, ठीक है। तो सिंपल, लेकिन इसको हम क्या करेंगे कि कंट्रोल्ड वैलेंस सेमीकंडक्टर है, इसको करना हम ये कह सकते हैं कि जो डिफेक्ट है हमारे पास, ठीक है, उनको ऑब्टेन करने में डिफ़िकल्टीज होती है, लेकिन एक कंट्रोल्ड वे से हम क्या कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर को इफेक्टिव बना सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये थे कंट्रोल्ड वैलेंस सेमीकंडक्टर्स हमारे पास। उसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ सेमीकंडक्टर। देखो एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो मेनली हमारे पास जितने जो रेफ्रिजरेटर हुआ, फोटोवोल्टिक सेल हुआ, फोटो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हुआ हमारे पास, तो इस सब में क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं। मेनली आप लोगों ने देखा होगा फिजिक्स के जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो N जंक्शन, P जंक्शन होता है, NP जंक्शन होते हैं आपके पास, जितने भी जो इलेक्ट्रोड होते हैं उन सब में, तो वो सारी की सारी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर्स है हमारे पास मेनली, ठीक है। अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर में एक जो पार्ट होता है वो पी टाइप होता है, सेकंड जो पार्ट होता है वो हमारा क्या होता है, एन टाइप होता है, और दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं, PN जंक्शन डायोड्स बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम क्या करें कि मेनली ट्रांजिस्टर को भी हम बना सकते हैं, कैसे कि 2 थिन लेयर हम क्या लें, एन टाइप की जंक्शन की, और उसको हम कहाँ रखें, उनके बीच में हम एक थिन लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर रख देंगे, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, NPN जंक्शन हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, थिन लेयर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम कहाँ रखेंगे, 2 थिन लेयर ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, PNP ट्रांजिस्टर हमारे पास मिले, ठीक है। तो एक तो हमारे पास पी जंक्शन डायोड्स हैं, 2 जंक्शंस के मिलने से बनेगा वो डायोड्स हो जाएगा, 3 जंक्शन के मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिस्टर्स हमारे पास हो जाएंगे, ट्रायोड्स हो जाएंगे मेनली हमारे पास, ठीक है। तो NPN और PNP हमारे पास ये क्या है, ट्रायोड्स है हमारे पास। उसके बाद एप्लीकेशन का अगर डिस्कस करें तो रेक्टिफायर्स की अगर हम बात करें तो मेनली क्या करता है रेक्टिफायर, जैसे अगर हम बात करें तो जो डिवाइस है इसमें क्या होता है, एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, करंट जो होता है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अच्छे से फ्लो करता है। रिवर्स हम इतना अच्छे से रिजल्ट नहीं ला सकते, लेकिन किसी भी एक डायरेक्शन के अंदर या तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड किसी भी एक डायरेक्शन में हम उस बहुत अच्छे से वहाँ पर वो करंट को कंडक्ट कर सकता है मेनली हमारे पास, ठीक है। तो जो ये मटेरियल है इसके लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या रहता है, पी जंक्शन रहता है हमारे पास, और राइट साइड में क्या रहता है, एन जंक्शन होता है। पी जंक्शन जो है वो क्या है, पॉजिटिव होल है मेनली, एन टाइप जो है वो क्या है, एक्स्ट्रा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। अब देखो जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं मेनली हमारे पास, तो जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे यहाँ पर, तो जो इलेक्ट्रॉन है मेनली, ठीक है, वो क्या होंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी होगी यहाँ पर तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जंक्शंस की तरफ मूव करेंगे, और पॉजिटिव होल भी कहाँ करेंगे, जंक्शंस की तरफ मूव करेंगे हमारे पास। तो यहाँ से क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, जंक्शन के अंदर, पॉजिटिव होल के अंदर जाएंगे, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो माइग्रेशन ऑफ होल है और इलेक्ट्रॉन का है वो क्या है, इनडेफिनेट है। जब तक करंट फ्लो होता रहेगा तब तक क्या है, इनका माइग्रेशन होता रहेगा हमारे पास, और जितना माइग्रेशन होता रहेगा तो वहाँ से हमारे पास क्या आता जाएगा, करंट फ्लो होता जाएगा हमारे पास, ठीक है।
या फिर हम ये कह सकते हैं कि जंक्शन के ऊपर दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करेंगे, एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव होल इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव होल में जब चले जाएंगे मीन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे हमारे पास। लेकिन अगर हम क्या कर दें, जो वोल्टेज है उसको हम रिवर्स कर दें, तो अब जो होल है वो कहाँ जाएंगे, नेगेटिव एंड की तरफ जाएंगे, और जो हमारे पास नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ मूव करेंगे, अवे फ्रॉम जंक्शन मूव करेंगे, और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या हमारी कंडक्ट नहीं होगी हमारे पास। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, डिप्लेटेड हो जाएगा हमारे पास, और करंट यहाँ पर फ्लो नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये है हमारे पास रेक्टिफायर्स हमारा। ठीक है, दूसरा हमेशा ध्यान रखना कि जंक्शन जो है वहाँ पर ना तो कोई ना पॉजिटिव होल होता है और ना ही इलेक्ट्रॉन है, और इस वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं है। लेकिन जब पीएन जंक्शन हम वहाँ पर डालते हैं, जंक्शंस जब हम बनाते हैं, तो वो परमिट करता है इलेक्ट्रॉन करंट को फ्लो होने से। ठीक है, लेकिन हमेशा क्या करेगा, सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, अगर हम रिवर्स करेंगे, रिवर्स बायस अगर हम डालेंगे, तो वहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, करंट फ्लो नहीं होगा हमारा। क्लियर है ये चीज़। नेक्स्ट है फोटोवोल्टेनिक सेल। फोटोवोल्टेनिक सेल की अगर हम बात करें मेनली, तो यहाँ पर पीएन जंक्शन को क्या करते हैं हम, इरेडिएट करते हैं एक तरीके से लाइट के थ्रू, और यहाँ से क्या होगा, जैसे ही जो एनर्जी है लाइट फोटोन की वो किसके इक्वल हो जाती है, एनर्जी बैंड गैप के इक्वल हो जाएगी। मीन्स जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है इसके इक्वल हमारे पास हो जाती है। ठीक है, अब जब ये एनर्जी सेम हो गई, मीन्स यहाँ अगर एनर्जी हमारे पास सेम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, एक्साइट हो सकता है हमारे पास, तो वहाँ से क्या होंगे, कुछ जो बॉन्ड है हमारे पास, मेटल के बॉन्ड हमारे पास, या जो एटम्स के बीच के जो बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, मेनली ब्रेक होंगे, और जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे एंड पॉजिटिव होल फॉर्मेशन होगी हमारे पास। ठीक है, तो जब ये फॉर्म हो रहे हैं हमारे पास, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, एन जंक्शन के पास मूव करेंगे, क्योंकि एन के पास क्या है, बल्क ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, और जो पॉजिटिव होल है वो कहाँ माइग्रेट करेगा, पी टाइप रीजन की तरफ करेगा। और जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं यहाँ से, तो क्या होगा, जब किसी भी एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू यहाँ पर जब हम किसी भी एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इनको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ से क्या होगा, हमारा करंट फ्लो होगा। लेकिन वो तब तक होगा जब तक हमारा जंक्शन क्या है, रेडिएटेड है। जब तक इरेडिएटेड रहेगा तब तक हमारा करंट वहाँ पर फ्लो होता रहेगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास है मेनली, जैसे जितने भी जो आपकी सोलर एनर्जी वगैरह होती हैं, ठीक है, इन सब के अंदर यूज किया, या फिर उसके अलावा आप लगा सकते हो लाइट की जितनी भी जो आपकी इन्वर्टर्स वगैरह की बैटरी वगैरह होती हैं, तो उन सब के अंदर यूज किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें फोटोवोल्टेनिक सेल की, तो ये रिवर्स बायस के अंदर भी काम करती है, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एलईडी हमारे पास, लाइट एमिटेड डायोड हमारे पास। ठीक है, अगर हम फॉरवर्ड बायस जंक्शन को ही क्या कर दे, रिवर्स कर दे, और वहाँ पर वो लाइट एमिट करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइट एमिटेड डायोड्स कहते हैं हमारे पास। ठीक है, और इसके अंदर जो करंट है वो किसके द्वारा कैरी किया जाता है, होल के थ्रू कैरी होता है ऑन पी टाइप हमारे पास, एंड इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू एन टाइप साइड के ऊपर हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ होंगे, एन टाइप से हमारे पास पी टाइप लेयर के अंदर होंगे, और वो क्या हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे होल के साथ, और यहाँ से क्या होगी, एनर्जी हमारे पास रिलीज होगी। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो रिजल्टिंग एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी राइट मैग्नीट्यूड हमारे पास। ठीक है, और ये क्या करेगी, इट कैन बी रिलीज एज विजुअल राइट, और इसी को हम क्या कहते हैं, लुमिनेसेंस रिजल्टिंग एलईडी हमारे पास कहते हैं। उसके बाद है फोटो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमारे पास, तो इसमें क्या है, मेनली जब एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है इसको हम सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, मेनली हम जो हमारे पास एक स्टेबल रिडॉक्स कपल हमारे पास रहेगा, कोई भी एक सॉल्यूशन है जिसमें क्या रहेगा, एक रिडॉक्स कपल हमारे पास रहेगा। ठीक है, उसमें जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को रखते हैं, तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं कि जो सेमीकंडक्टर्स जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, मेनली इसमें होता क्या है हमारे पास कि कोई भी रिडॉक्स कपल है हमारे पास, एक आयन होगा, एक हमारे पास एटम होगा। ठीक है, जब हम इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर को इसमें रखेंगे वहाँ से, तो जो कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, उसके साथ ट्रीट कर लेंगे, या फिर कपल हमारे पास हो जाएंगे, रिएक्ट हमारे पास कर देंगे। मीन्स जो सेमीकंडक्टर का जो सरफेस है उसके नियर जो ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट है उनके साथ रिएक्ट करेंगे, और वहाँ से क्या करेंगे, ए पॉजिटिव हमारे पास फॉर्म होगा। ठीक है,
दैट इज ए पॉजिटिव। और जब ये ए पॉजिटिव इस आयन के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ जब ये इलेक्ट्रॉन रिएक्ट कर रहे हैं मेनली, तो यहाँ से क्या होगा, जो सरफेस रीजन के ऊपर जितना भी जो चार्ज कैरियर था हमारा वो क्या हो जाएगा, डिस्टोर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। और इस वजह से जो लाइट है उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन होने की वजह से जो एनर्जी हमारे पास है वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी, और ये इतनी ज़्यादा रहेगी कि जो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप है उसकी एनर्जी से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जब ये एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो मीन्स जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वैलेंस बैंड से एक्साइट होकर कहाँ चला जाएगा, कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा, और इस वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगी, होल फॉर्मेशन हो जाएगी, और इस टाइप से हमारे पास क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी मेनली, ठीक है। तो जैसे अगर हम रिएक्शंस की बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ए हमारे पास कोई भी एटम है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेंगे हम, ए पॉजिटिव हमारे पास आ गया। दूसरा जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये वायर के थ्रू क्या होगा, सेमीकंडक्टर से कनेक्ट हो जाएगा हमारे पास बी प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रिड्यूस कर देगा हमारे पास, ठीक है, स्पीसीज को, किसमें, बी पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड इनर्ट इलेक्ट्रॉन का सॉल्यूशन के अंदर, तो ए और बी पॉजिटिव इन दोनों का एडिशन हो गया हमारे पास, क्या बन गया हमारे पास, ए पॉजिटिव प्लस बी हमारे पास बन गया, ठीक है, जो ये क्या करेगा, लाइट को प्रमोट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फोटो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का यूज कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के थी सेमीकंडक्टर्स, और यहाँ पर ये आप लोगों की यूनिट ख़त्म होती है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।